नमस्कार दोस्तों, अनकही विथ राजेश के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी को ज्ञात है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एकदम नजदीक है और अनकही विथ राजेश का यह स्पेशल इनिशिएटिव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर केंद्रित इलेक्शन स्पेशल कार्यक्रम आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज इलेक्शन स्पेशल के पहले एपिसोड में हम लोग किसी नए और कुछ जानकारी भरे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राइट टू रिकॉल पार्टी के और उल्लासनगर विधानसभा के प्रत्याशी श्री अमित उपाध्याय जी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस इलेक्शन एपिसोड में। सर, क्या दर्शकों को आप संदेश देना चाहेंगे आज जो हम लोग ये सीरीज चालू कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव जो है वो आने वाला है और मेरा नागरिकों से, दर्शकों से ये अनुरोध है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में सही प्रत्याशी को चुने और उसके लिए आगे बढ़कर मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। अब वो मतदान किसे करना है, क्यों करना है, ये उनका निर्णय है और उस चीज को वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जरूर मतदान में भाग लीजिए लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव। धन्यवाद सर। हम लोग आज सर जो विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो है राइट टू रिकॉल पार्टी। आपकी जो पार्टी है सर, वो राइट टू रिकॉल पार्टी है। देश में ऑलरेडी इतनी से अधिक पार्टियां ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करती हैं। 2600 से पार्टी, 2600 से अधिक पार्टी। अच्छा, हाँ। तो आपकी पार्टी अलग कैसे है और ये पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी भारत में? देखिए, ऐसा है कि भारत में कई पार्टियां हैं और सारी पार्टियों में एक कॉमन चीज है और वो सारी पार्टियों में, और भारत में जो ये राइट टू रिकॉल पार्टी है, यही अकेली पार्टी है जिसने उनके जो विचार हैं उसको पूरी तरह, उसके कानूनी ड्राफ्ट कहिए, मसौदा कहिए, उसको बनाकर तैयार किया है और उसे अपने घोषणा पत्र में डाला है जी। भारत में कोई भी ऐसी दूसरी पार्टी आपको नहीं मिलेगी, उनके जो विचार हैं उसका उन्होंने कानून बना के अपने घोषणा पत्र में डाला हो। उनके विचार तो बहुत अच्छे होते हैं, उनके नेता भी बहुत अच्छे होते हैं, वो दिखते, समझते, समझ में आते हैं, बहुत अच्छा है। अब उनका जितना भी ये सारे विचार हैं, वो विचार का जो कानून बनाने का जब समय आता है पावर में आने के बाद, तो कानून कुछ भलते ही बनते हैं। तो विचार तो उनके सब बहुत बढ़िया होते हैं, पर उन विचारों से जब वो कानून बनाएंगे तो वो कानून कुछ अलग ही होते हैं। तो ये जो कानून होते हैं वो अक्सर उनके विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। अब उसके बाद जनता करे तो क्या करे जी। तो ऐसे में हमने यहाँ पर ये चीज को माना है कि जो पार्टी प्रामाणिक है वो अपने विचारों का कानून बनाकर अपने घोषणा पत्र में डाले, तो उससे क्लियर पता चलेगा कि वो पार्टी जब पावर में आएगी तो क्या वो जो कह रही थी वो पूरी तरह वो चीज कर रही है जी। राइट टू रिकॉल पार्टी ने उनके जितने भी विचार हैं वो विचारों के कानून, क्लॉज, सेक्शन के साथ में बनाकर, धाराएं, उपधाराएं सारे बनाकर पूरा ड्राफ्ट कंप्लीट करके उसका प्रचार करती है और उसको लाना चाहती है। तो अब अगर उसमें मैं एक भी शब्द को बदलता हूं तो कोई भी मेरे मैनिफेस्टो को सामने रखकर बोलेगा कि भाई देखिए आप इसकी तुलना कर लीजिए, आप तो बदल गए जी जी। लेकिन दूसरी कोई पार्टी है वो कहेगी ये हमारे विचार थे कि हम गरीबी दूर करना चाहते थे, बेरोजगारी खत्म करना चाहते थे, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते थे, पर उसको कैसे करेंगे ये तो हमने बताया नहीं आपको जी। बिल्कुल। तो अब जब मैं जीत कर आ गया हूं तो मैं ऐसे खत्म करना चाह रहा था, और जैसे खत्म करने चाह रहे थे उससे तो लगातार पिछले 85 वर्ष से भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है जी। बिल्कुल। नागरिकों का दमन हो ही रहा है। तो विचार, भारत में राइट टू रिकॉल पार्टी इकलौती पार्टी है जो अपने विचारों को कानून के फॉर्म में उसका अमली जामा पहनाकर उसको अपने घोषणा पत्र में डालती है। अब भारत में ऐसी दूसरी कोई एक पार्टी आप बताइए, एक बताइए, तो आपको एक भी नहीं मिलेगी जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर राइट टू रिकॉल पार्टी सारे पार्टियों से पूरी तरह भिन्न है। उसने अपनी प्रामाणिकता पहले स्टेप से ही सिद्ध कर दी और सारी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में ये पहले कह दिया कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई देश आपके विचारों से नहीं चलता, देश कानून से चलता है, संविधान चलता है जी, कानून से चलता है। और वो कानून जो है वो कानून आप कौन से लाएंगे ये तो आपने बताया ही नहीं। तो आपने विचार बता दिए, बहुत बढ़िया विचार है आपके, लेकिन जब उसको कानून बनाना है तो कुछ और बनते हैं, तो पब्लिक आपको पकड़े कैसे? तो आप अभी से कानून रख दीजिए। तो राइट टू रिकॉल पार्टी ने अपने सारे कानून रखे हैं। अब हम दूसरी पार्टियों को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए और अपने कानून जरा चुनाव से पहले रखिए तो पता चले कुछ। हाँ सर, ये राइट टू रिकॉल पार्टी के क्या कानून है, क्या विचारधारा है जो आप देशवासियों में बताना चाहते हैं? तो विचारधारा एक ही है कि जो कानून बनाए हैं वो लेके आएंगे। तो अब क्या कानून है? सबसे पहले ये कानून है वोट वापसी का, जैसे आप देख सकते हैं जी। वोट वापसी यानी आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को 5 साल के बीच में कभी भी
बहुमत सिद्ध करके बदली कर सके। हम्म। तो इसमें किसको कर सकेंगे भाई? नगर सेवक, एमएलए, एमपी हो गए, राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री तक, इन सब की कुर्सी नागरिक 5 साल के बीच में बदली कर सकेंगे। कैसे संभव है सर ये? प्रैक्टिकली आपसे चुनाव करना पड़ेगा? आ जाते हैं जी सर। अब इसकी रेंज पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं, इसमें फिर अधिकारी वर्ग भी आएगा। तो जिले के अधिकारी, उसमें तलाटी, तहसीलदार, राशन कार्ड ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर या एसपी कहिए, शिक्षा अधिकारी हो गए सो दैट सरकारी स्कूल सही चले, चिकित्सा अधिकारी हो गया सरकारी अस्पताल सही चले, जज आ गए, फूड एडल्ट्रेशन ऑफिसर आ गए तो हमारा भोजन में शुद्धता बनी रहेगी। जज अगर वोट वापसी में रहेगा तो यहाँ पे जो गुंडे मावालियों को, बलात्कारियों को देख रहे हैं कि भाई वो केस हुआ और इसको क्या कहते हैं कि बेल मिल गई तो उसकी कीमत और बढ़ गई। अब बेल देने का तो पूरा अधिकार जो है वो तो जज का है। बिल्कुल। तो अब अगर हम देख रहे हैं कि देश में इतना अपराध भ्रष्टाचार है तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रक्रिया में जज भी इन्वॉल्व है। तो अब ये जज की कुर्सी बदलने का पावर सीधा नागरिकों के पास होना चाहिए। अब इसके बाद में केंद्र में जाइए तो केंद्र में 12 अधिकारी हैं जिनकी नागरिक सीधा कुर्सी बदली कर सकेंगे। तो सीबीआई डायरेक्टर हो गया, रिजर्व बैंक का गवर्नर हो गया, एसबीआई का चेयरमैन हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन हो गया, बीएसएनएल का सीबीआई डायरेक्टर रखा है। अच्छा। तो अब इसमें फिर इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो गए, बीएसएनएल का चेयरमैन हो गया। फिर मीडिया का भ्रष्टाचार खास वगैरह वो कंट्रोल और खत्म होना चाहिए। तो स्टेट मीडिया कैसे सुधरेगी? भारत की जो मीडिया, स्टेट मीडिया है वो दूरदर्शन है। तो राज्य का और केंद्र का दूरदर्शन का चेयरमैन इसको 51% पब्लिक खुले जनमत में कभी भी बदली कर सकेगी। ऐसा पूरी कानूनी प्रक्रिया बनाई गई। अब जैसे आप पूछ रहे थे कि भाई ये कैसे लागू होगा जी, तो हम एक उदाहरण लेते हैं भाई। एक मान लीजिए एक नगर सेवक से शुरुआत करते हैं कि एक नगर सेवक 5000 वोट से जीता, तो 5 साल के बीच में नागरिकों को वो सरकारी ऑफिस में, ऐसे देखिए वोट वापसी पासबुक है, ये ऐसी वोट वापसी पासबुक नागरिकों को मिलेगी। इस वोट वापसी पासबुक से माध्यम से वो सरकारी ऑफिस में जाके दर्ज करवा सकते हैं ओपनली कि भाई मुझे अब ये नगर सेवक नहीं चाहिए, इसकी जगह वो व्यक्ति को नगर सेवक बनाना। तो जैसे ही वो ये कहेगा वो सरकारी, इसको कहते हैं सरकारी वेबसाइट में दर्ज हो जाएगा। अब सरकारी वेबसाइट पे दर्ज होने के बाद में वो उसको पूरा देश देख सकता है। उसके बाद में फिर यही चीज जो है वो एसएमएस द्वारा भी कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कर सकते हैं। भाई जिसको डिजिटल इंडिया है तो आप एसएमएस से भी कीजिए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। अब इसके आंकड़े जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते गए। अब 5000 वोट से आप जीते हैं, 5000 से ज्यादा लोग 5 साल के बीच में ये कह चुके हैं कि आप नहीं चाहिए, वो चाहिए, तो आपका हक तो खत्म हो गया। तो अब आपका हक खत्म हो गया तो ऐसे में ये होगा कि बिना किसी के परमिशन के, बिना कोई मुख्यमंत्री, बिना कोई कलेक्टर, बिना कोई इलेक्शन कमीशन, किसी अधिकारी, स्पीकर वगैरह इत्यादि की किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। सीधे 7 दिन के अंदर उसकी नगर सेवकी रद्द हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन वहां जो है वो डेट अनाउंस करेगा कि भाई यहाँ पर इस तारीख को वापस से नगर सेवक का इलेक्शन होने वाला है। तो अब ये आंकड़े जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसकी दिल की धड़कन बढ़ेगी, उसको ये समझ में आएगा कि पब्लिक उसको इलेक्शन की तरफ ढकेल रही है। डेली जो स्कोर अपडेट है वो दिखता रहेगा। तो आप अपने काम को सुधार लो, भ्रष्टाचारी हो तो बंद कर दो, अपने आप को सुधारोगे तो आप टिके रहोगे, वरना पब्लिक उठा के आपको इलेक्शन में वापस ढकेल देगी। तो प्रिंसिपल सिद्धांत ये है कि जिसको जितना वोट मिला उससे अधिक लोगों ने अगर 5 साल के बीच में ये सरकार के पास जाके दर्ज करा दिया, सरकारी वेबसाइट पे दर्ज करा दिया कि मुझे ये व्यक्ति अब इस पद पर नहीं चाहिए, एमएलए एमपी हो, तो उसकी हम कुर्सी कभी भी बदली कर सकते हैं भाई, उसको हम चुनाव में ढकेल देंगे। उसका जो जितने वोट से जीतता है उससे अधिक लोगों ने अगर ये दर्ज करा दिया तो उसको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अब इस डर से वो अपना काम सुधारेगा। लेकिन इसके ऊपर के जो पद है, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, राज्य का कोई मंत्री होगा, राज्य के 2 मंत्री को छोड़कर मुख्यमंत्री और किसी भी मंत्री को आप 5 साल के बीच में सीधा बदली कर पाएंगे बिना चुनाव के। अच्छा, तो ये कैसे संभव होगा? अब देखिए एक कोई राज्य ले लीजिए, किसी राज्य में 120 एमएलए जो है वो एक मुख्यमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं। वो 120 एमएलए का टोटल वोट, सबका, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे 120 एमएलए का टोटल वोट मान लीजिए 3.5 करोड़। अब 3.5 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने 5 साल के बीच में ऑफलाइन मेथड यानी ये वोट वापसी पासबुक से, है ना, या तो फिर एसएमएस करके सरकारी वेबसाइट पर दर्ज करवा दिया कि भाई मुझे अब ये आदमी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, या ये व्यक्ति मुझे राज्य का आरोग्य मंत्री नहीं चाहिए, या शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए, इसके जगह उस आदमी को बनाओ। तो अब कह दिया भाई ये आदमी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, आंकड़ा बढ़ बढ़ के क्रॉस होके 3.5 करोड़ क्रॉस हो गया, अब उसके ऊपर भी 1% चला गया। तो अब ये होने के बाद में उसके ऊपर दबाव आएगा सारे एमएलए पर, या तो इनको सीधे सीधे आप बदली कर दीजिए मुख्यमंत्री को। तो अगर सारे एमएलए मिलके मुख्यमंत्री को बदली करें,
अगर वो ये नहीं करते तो एमएलए को ये बात तो समझ में आई होगी कि उनके ही असेंबली से बहुत से लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री को बदली करो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पब्लिक आपको बदलना शुरू कर देगी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी दूसरे एमएलए होंगे, ऑपोजिट एमएलए, वो इस बात को हवा देंगे कि भाई मैं होता तो मैं तो मुख्यमंत्री अब तक बदली कर देता, तो उसको तो वो कुर्सी चाहिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो मुख्यमंत्री जैसे जैसे देखेगा कि आंकड़ा 3.5 करोड़ की तरफ जा रहा है, वो नागरिकों के विरोध में जो भी कानून बना रहा है उसे रोकेगा और अच्छे कानून लेके आएगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, नागरिकों की बात सुनेगा। तो इस तरह ये होगा कि आप मुख्यमंत्री को या राज्य के किसी भी मंत्री को 5 साल के बीच में बदलने की ताकत रखने के बाद कंट्रोल कर सकते। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि हम मध्यावधि चुनाव की तरफ ये जो आपका, नहीं, जैसे मैंने बताया इसमें मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, और एमएलए एमपी हो गए या जिसे कहते हैं नगर सेवक हो गए, उनके ऊपर तो मतलब दबाव बना रहेगा। वो दबाव ज्यादा, देखिए कैसा होता है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये कानून अमेरिका में लागू है। अच्छा, हाँ, अमेरिका में 50 राज्यों में से लगभग 28 राज्यों के मुख्यमंत्री को कभी भी उतारा जा सकता है। अच्छा, तो आज तक उनके इतिहास में केवल 2 मुख्यमंत्री उतारे गए। उसके बस उसका एग्जाम्पल सेट हो गया, बाकी सब बराबर काम करते हैं। तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डर जो उनको जब पता होता है कि नागरिक ऐसा कर सकते हैं, तो ये डर की वजह से वो बराबर काम करते रहते। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जो आप कानून की बात कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए हमें अपने संविधान में, अपने किसी कानून में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, या फिर डायरेक्टली हम लोग इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए कैसा है कि संविधान में तो कहीं भी कोई भी बदली करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। अच्छा, अमेरिका में जो कानून लागू है उसमें वहां पर उनके संविधान के अनुसार इन पदों पर चुनाव होते हैं, सीधे चुनाव, मुख्यमंत्री का सीधा चुनाव, जिला अधिकारियों के सीधे चुनाव, तो इनके संविधान में। तो हमारे में चुनाव नहीं है, हमारा संविधान इनको चुनने का अधिकार नागरिकों को नहीं देता। तो हमने क्या रखा है भाई, जनमत के थ्रू ये जो इनकी कुर्सी बदली कर सकते हैं। जैसे जिले के अधिकारी हो गए, तो जिले के अधिकारी में तलाटी हो गया, तहसीलदार हो गया, ये तो मान लीजिए तालुका लेवल हो गए, पर पुलिस कमिश्नर की बात कर लीजिए, ये जिले एसपी की बात कर लीजिए। अब इसको होम मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर बदली करे इसको, बिल्कुल। तो अब ये जो है इनको हम कह देंगे कि भाई आप बदली कर दो। आप जिले का जो आपका पुलिस कमिश्नर है, एसपी है, उसको आप वहां पे नहीं चाह रहे हो, उसकी जगह किसी और को चाह रहे हो, ये कहने का अधिकार हम ये वोट वापसी के माध्यम से पा रहे हैं, ये अधिकार हमको मिलेगा। और उसके बाद में हम ये मुख्यमंत्री से और रेलेवेंट मिनिस्टर से कहेंगे कि भाई इसको बदल दो आप। तो अब जैसे कहते हैं सारे मुख्यमंत्री और सारे मंत्री इत्यादि कि हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, हम लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, तो बस वो लोकतंत्र को फॉलो करेंगे, हम ये अपेक्षा कर रहे हैं। अब एक जिले का जो एसपी है उसको 51% लोगों ने अगर ये कह दिया कि भाई मुझे ये व्यक्ति एज एन जिले का एसपी नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह वो व्यक्ति चाहिए, तो बस उसके बाद में होम मिनिस्टर के ऊपर है कि वो जो है वो जिले के एसपी को बदली कर दे। हम नहीं बदली करेंगे, हम वहां पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे, लेकिन दबाव उनके पर बना रहेगा कि अगर होम मिनिस्टर उसके बाद भी ऐसा नहीं करता है तो होम मिनिस्टर की कुर्सी हम एमएलए के थ्रू बदली करा सकते हैं। अच्छा, मतलब हम राज्य भर के सारे जो एक्टिविस्ट हैं, नागरिक हैं, उनसे ये कहेंगे कि इस होम मिनिस्टर ने 51% लोगों के कहने के बावजूद इस जिले के एसपी को बदली नहीं किया, तो ये आदमी लोकतंत्र में बिलीव नहीं करता। तो अब करना क्या है? अब करना ये है कि इस होम मिनिस्टर को सबक सिखाने की जरूरत है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 5 साल के बाद जो चुनाव होता है और जनता वोट करती है, तो वोट करने भर से आपका काम खत्म नहीं होगा, आपको 5 साल तक अवेयर रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, अपने जनप्रतिनिधियों के कामों के बारे में आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा और उसके खिलाफ आपको जैसा भी जरूरत रहेगा आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आप देखिए कैसा है कि मूल्यांकन हो गया, जागरूक रहना, अवेयर रहना, अगर ये सारी चीज मैं कर भी ले रहा हूँ तो भी मैं सामने वाले का क्या बिगाड़ सकता हूँ? तो मुझे अच्छे से पता है कि ये आदमी गलत है, ये भ्रष्टाचार कर रहा है, ये नगर सेवक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्र मंत्री हो, ये एमएलए एमपी हो, अधिकारी हो,
ये जिला अधिकारी हो, ये कर रहा है, गलत कर रहा है, मुझे पता है, मैं कर क्या लूँ उसका, कर क्या लूंगा मुझे तो कोई अधिकार ही नहीं है कि मैं उसको कुछ कर सकूं, सिवाय कि मैं कोर्ट में जाऊं। अब कोर्ट में भी सरकारी जज बैठा हुआ है, तो वो भी उनका ही आदमी है, तो मिला जुला के मैं करूं क्या? जागरूक रह के संविधान को मैं पूरा पढ़ ले गया, सारे कानून मुझे पता है, मैं वकील हूँ, सब कुछ मुझे पता है। जाना कहाँ है? जज के पास ही ना। ये बात जाओगे कहाँ? जज के पास ही जाओगे ना। तो जज के पास पहुंचे, जज कहता है मेरा ही आदमी है, आओ डेट देता हूँ। केस ले लिया, पहली बड़ी बात वो है, जज साहब ने केस ले लिया, जज साहब ने, बड़ी बात है। और जज लेने के बाद आपको डेट देंगे, आप जागरूक हो, आप डेट लेते हो, तो जागरूकता का मतलब तो यही हुआ, डेट लेते हो। ठीक है, पब्लिक के बीच में जाके कहो देखो मैंने केस फाइल कर दिया, जज साहब ने केस ले लिया है, अब चलेगा केस, अब 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, चलाइए, जागरूकता लेके घूमिए अपनी। देखिए कैसा है, जागरूकता तब काम करती है, अवेयरनेस तब काम करती है जब साथ में पावर हो। तो ये पावर भारत के नागरिकों के पास नहीं है, भारत के नागरिकों को ये पावर मिलनी चाहिए। ये हमारी कोशिश है कि 5 साल के बीच में आप अपने जनप्रतिनिधियों को कभी भी बदली कर सके, सीधा बदली कर सके, और इसके बाद में अधिकारियों में तलाटी, तहसीलदार, पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, जज, इनको 51% लोग बदली कर सके। केंद्र में जैसे मैंने बताया 12 अधिकारी हैं, इनको देश के 51% लोग बदली कर सके। इन पर ओपन जनमत लगातार चलता रहेगा, दबाव बना रहेगा, आंकड़ा क्रॉस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जनमत कोई सीजन है कि आएगा और तब चलेगा, या फिर सरकार चाहेगी तब जनमत होगा। जनमत ये लगातार चलता रहेगा। अच्छा, जनमत जो होता है लोकतंत्र का बीज होता है। भाई पब्लिक क्या कहना चाहती है वही नहीं सुन रहे हो, भाई जनमत तो कराओ, पब्लिक क्या चाहती है। तो जनमत बहुत बड़ा पावर है जिसमें आप ये कह सकेंगे कि भाई मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, मुझे ये कानून चाहिए नहीं चाहिए, ये पावर आपके पास आएगी। ये अधिकारी चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीज आपके साथ में रहनी चाहिए, तभी तो लोकतंत्र पता चलेगा। भाई लोकतंत्र क्या, 5 साल में ईवीएम में वोट डाल दिया, वो ईवीएम में मशीन में चला गया, काले कांच के पीछे पर्ची दिखी नहीं दिखी, पर्ची टूटी नहीं टूटी, कटी नहीं कटी, उस पर आएंगे, अलग विषय है। तो उसके बाद में आपकी पावर खत्म। तो ये तो मतलब डेमोक्रेसी को का अंश मात्र भी नहीं है। सर इससे जुड़ा हुआ मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ कि सर अगर आपको राजनीति करनी है, अगर आपको चुनाव लड़ना है, और अगर आपको अपना अच्छा करियर बनाना है, तो आप किसी दूसरे पार्टी को चुनेंगे, ठीक है, जिसके बारे में लोग के अंदर अवेयरनेस है, जिन पार्टियों की सरकारें पिछले कई सालों से हैं और बहुत सारे राज्यों में हैं, फिर भी आपने राइट टू रिकॉल पार्टी को क्यों चुना? आप इसके बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइएगा। राइट टू रिकॉल पार्टी जो कानून लेके आना चाहती है, उस वजह से मैंने राइट टू रिकॉल पार्टी को चुना है। बाकी पार्टियों में क्या समस्या, भाई आप पार्टियों के लिए काम कीजिए, पर लास्ट में पार्टी अध्यक्ष डिसाइड करेगा क्या होना है। और पार्टी अध्यक्ष को हर एक ये जो पार्टियां होती है, ये सारी पार्टियां बेसिकली पब्लिक के पास पहुंचाती तो ये मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल और मीडिया है। तो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल मीडिया ये जब नागरिकों के बीच में इनको पहुंचा रही है, तो ये पार्टियों की एक मजबूरी हो जाती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के विदेशी मालिक जो इनको चैनलों को चला रहे हैं, वो सारे का जो एजेंडा है उसे लागू करना है, वरना घर घर जो आपको वो पहुंचा रहे हैं वो पहुंचाना बंद कर देंगे, और हो सकता है कि वो नेगेटिव पहुंचाना शुरू कर दें। और अगर न्यूज चैनल सारे, ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये आपको नेगेटिवली पहुंचाना शुरू कर दें, तो समय के साथ में ये संभव है कि आपके पार्टी ऑफिस में ताला लग जाएगा, आपके कार्यकर्ता सारे भाग जाएंगे और उठा के आपको अंदर कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार तो सब में है ही ना, भ्रष्टाचार तो सब में है। तो भ्रष्टाचार अगर सब में है तो उनको अपनी पार्टी फिर भी अगर चलानी है, ठीक है, तो फिर करना क्या है कि भाई मीडिया नागरिकों के सामने 2 ही ऑप्शन रखने हैं, उनको ऑप्शन लेस बना देना है कि या तो पार्टी ए चुन लो या तो पार्टी बी चुन लो, पार्टी ए बी में से कोई चुनो, यही 2 पार्टियां जीतती है, यही 2 गुट जीतता है। तो ये चीज तो मीडिया ने बनाई है ना भाई। यहाँ पर 2019 से रजिस्ट्रेशन हुआ है, इतने क्रांतिकारी कानून हम देश में लाना चाहते हैं, पर कोई चैनल तो हमको दिखाता नहीं। हाँ, मेरा वही सवाल था अगला। तो आपको क्या है, एक्चुअली वो पार्टियां नहीं है, वो मीडिया के बनाए हुए गुट हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के बनाए हुए गुट हैं जो उनको, इसको क्या कहते हैं कि पावर में लाके रखा हुआ है। अब वो सारे चैनल, ये सारे न्यूज़पेपर, ये इतना घाटा उठाकर ऐसी पार्टियों को वहां पर ऊपर लेके जा रहे हैं और वहां पर उनको टिका के रख रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी करेंगे। वो चैनल के जो मालिक हैं, वो चैनल के मालिक कहीं पर जो
विश्व का अभिजात वर्ग, इसे एलाइट वर्ग कहते हैं, वो एलाइट वर्ग हथियार बनाने वाली कंपनियों के मालिक है। रॉकफेलर, रोथशाइल्ड, ये बिल गेट्स, ये फेसबुक का जो मालिक है, ये सारे लोग जो है ना, ये सारे लोग कहीं ना कहीं पर दुनिया के लोकतंत्र को कंट्रोल करते हैं। और ये जो दुनिया के लोकतंत्र को कंट्रोल करते हैं, इनके माध्यम से ये जो चैनल है इन पार्टियों को कंट्रोल करते हैं। यानी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव पब्लिसिटी जो है ना, वो इन चैनलों पे डिपेंड करती है। तो अब ये चैनल की जो पब्लिसिटी, अगर आपको चैनल चलाना है, तो आपको पार्टी चलानी है, तो आपको ये चैनलों पे डिपेंड करना है। अब ये जो चैनल है, वो चैनल आपको इंटरव्यू सेट करके देते हैं, भाई आपको ये बोलना है, तो फिर वो पार्टियां चलेंगी। उनको जो इस देश में एजेंडा चलाना है, वो एजेंडा अगर आप लेके चलोगे तो आपकी पार्टी चलेगी। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी राइट टू रिकॉल आपकी इतनी अच्छी पार्टी है, आपकी इतनी अच्छी विचारधारा है, इतने अच्छे कानून है, तो इसका अवेयरनेस अभी तक समाज के बीच में क्यों नहीं पहुंच पाया है? बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है इस बात की। तो ऐसा क्या कारण मानते हैं, या फिर कुछ ऐसी कमी रह गई है आप लोग की तरफ से कि जनता के बीच में ये बात नहीं पहुंच पाई है? देखिए, ऐसा है कि जनता के बीच में जो बातें पहुंची है, वो पहुंचाई किसने? उनके दिमाग को भर दिया है, वो दूसरी बातें सोचते हैं। भाई ठीक है, मैं मान लीजिए मगर मैं किसी के पास पहुंचता हूँ और उसको कहता हूँ कि भाई मैं राइट टू रिकॉल पार्टी से और मैं इस तरह के कानून देश में लेके आना चाहता हूँ, और समस्या ये उठती है कि वो कहेगा भाई तुम तो इलेक्शन जीतोगे नहीं। मुझे एक जो पहले वाली पार्टी है, अभी जो सत्ता में है, वो पार्टी हो गई, या फिर जिसको मैं सालों से भोग रहा हूं, किसी तरह कोई नई पार्टी आई है, तो तुम वापस से वही पार्टी वापस लाना चाहते हो। तो वो क्या सोचते हैं कि भाई मेरे को एक पार्टी को या तो भगाना है या एक पार्टी को पावर में नहीं लाने देना है। वो किसी ना किसी पार्टी के विरोध में वोट देता है, और वो पार्टी के विरोध में वोट देने के लिए मजबूर होता है। तो अब ये उसके दिमाग में किसने ये पूरा एजेंडा डाला? उसके जो दिमाग में एजेंडा चलता है, वो ये चलता है कि भाई किसी के दिमाग में चलेगा मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है, किसी के दिमाग में ये चलेगा मुझे संविधान बचाना है, संविधान बचाऊंगा तो दुनिया बच जाएगी, और उसको लगता है मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया तो सब कुछ बन जाएगा। तो वो अच्छा बुरा, उसके अंदर हर एक एजेंडे में कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ नागरिकों का हितों की बात होती है, पर कई बुरी बातें होती हैं जिसका विरोध एक दूसरा चैनल करता है, और यहाँ पे जो अच्छा होता है उसका विरोध कुछ और दूसरे चैनल करते हैं। तो इस तरह नागरिक जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गए। अब उनको ये पता है कि मुझे इसका विरोध करना है, इनको पता है कि मुझे उसका विरोध करना है। पर ये सारी समस्याओं का परमानेंट समाधान कोई पार्टी नहीं करती, क्योंकि वो ये मुद्दों को लेकर चलाते रहना चाहती है। अब राइट टू रिकॉल पार्टी अपने ये सारे कानूनों के माध्यम से हर समस्या का बिना दंगा लड़ाई, बिना किसी भ्रष्टाचार के समाधान लेके आई है। तो वो लोगों के बीच में ये चैनल पहुंच नहीं देंगे तो अवेयरनेस आएगी कहां से? उनको तो पहले अवेयर कर दिया, भाई इसको जिताओ या तो उसको जिताओ। अब इसमें देश के कार्यकर्ता जो हैं, वो इसमें जैसे जैसे राइट टू रिकॉल पार्टी में इन्वॉल्व होंगे, और ये बिना मीडिया के जब वो नागरिकों के बीच में सीधे जाकर वहां पर अपनी बात कहेंगे, ये कानूनों के बारे में बताएंगे, तो नागरिकों को मीडिया से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर ही विश्वास है। पर बात यह है कि सारे कार्यकर्ता एक स्वर में ये समाधान के कानून लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, इसलिए अवेयरनेस जो है वो कुछ कम है। पर धीरे धीरे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, और जैसे जैसे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं वैसे वैसे आपको दिखाई देगा कि ये पार्टी उभर के ऊपर आ रही है, लोगों के बीच में इसकी जानकारी पहुंच रही है, और धीरे धीरे ये क्रांतिकारी कानून देश में जरूर आएंगे। सर, मेरा 2 प्रश्न है। पहला तो कि राइट टू रिकॉल पार्टी की स्थापना कब हुई, और आज भारत में इसके संगठन की क्या स्थिति है? देखिए, कैसा है कि ये पार्टी 2019 में रजिस्टर हुई, लेकिन उससे पहले ये पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जो है राहुल चिमन भाई मेहता जी, वो ये कानूनों का प्रचार पहले से कर रहे हैं, और इनके साथ में वो इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ रहे थे, और कई कार्यकर्ता उनके साथ में जुड़ के इसके लिए काम भी कर रहे हैं। पर ये काम थोड़ा सा लिबोरियस है, बिना मीडिया के है, तो इसकी गति कुछ कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो ये चलता है, पर गति इसकी अब लगातार जो है वो पेस पकड़ रही है, क्योंकि इसकी जरूरत जहां जाओ वहां समझ में आती है। जिनके बीच में कहो 90% लोग इसको फेवर ही करते हैं। वो 1 से 2 कानून भी सुन लेते हैं, 34 कानून लगभग हम देश में लाना चाहते हैं, 1 से 2 कानून भी सुन लेते हैं तो उसमें ही बस वो फेवर में हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, वो अपना समर्थन रजिस्टर वोट के रूप में नहीं दे पाते, क्योंकि उनको किसी पार्टी को हराना होता है। तो चुनाव का अलग मुद्दा हो जाता है। वो मुद्दे जो है वो एक ही होता है कि किसी पार्टी को हराना है, उनको किसी पार्टी को जिताना है। ये मुद्दा तो मतलब मुश्किल ही होता है। पहले ये होता है, हाँ ठीक है, वो जिसको वोट दे रहे हैं उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, पर प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे को जो दूसरी पार्टी है वो नहीं चाहिए।
वो जो बी के समर्थक है उनको सी नहीं चाहिए, जिनकी सी का है उसको बी नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो वो चलता रहता है। अब उसमें आप उनको क्या चाहिए, एक आप जब जीतने के लिए रेडी हो जाओ तब आओ तो मैं वोट दूंगा। ये जो है ये जो मेंटालिटी, ये जो कार्यकर्ताओं की मेंटालिटी है, ये नागरिक चेंज कर सकता, कार्यकर्ता चेंज कर सकता है। नागरिकों की ये जो सारी मेंटालिटी है, अगर इसमें कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो जाए संख्या में, तो उनको ये दिखाई देगा इनके साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, और वो जहां पर गर्दी होती है लोग वहीं अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर लोग अपने आप आ जाएंगे। तो इसमें हम कार्यकर्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कार्यकर्ता दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। अभी हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा जी, जिसमें 34 सीट में आने वाला था। हाँ, तो 34 सीट हम लोगों ने लड़ी। फिर उससे पहले विधानसभा लड़ा, 25 सीट गुजरात में, 25 सीट यूपी में, 25 सीट राजस्थान में, और अभी महाराष्ट्र में जो है वो अभी हम 30 से 35 सीट के बीच में चुनाव लड़ने वाले हैं, और संख्या जितने समय के साथ बढ़े वो। आपने कब ज्वाइन किया ये राइट टू रिकॉल पार्टी, और आपको कैसे और कब पता चला कि ऐसा कुछ है और आपको इसमें इनके साथ जुड़ना चाहिए, विचारधारा के साथ, ये कानून के साथ अपने आप को शामिल करना चाहिए? ये 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का तमाशा हुआ था देश में। अच्छा, मीडिया का तमाशा हुआ था। मैं उसको मतलब उसका शिकार बना था। अच्छा। मैं उसका शिकार बना था, और मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं देश के लिए बहुत भारी, बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा योगदान दे रहा हूँ। हाँ, बहुत बड़ा योगदान दे रहा हूँ मैं। तो उस समय में मुझे जो है वो इन कानूनों की जानकारी जो है वो मिली कि भाई, मुझे मेरे सामने प्रश्न खड़ा किया गया कि राहुल जी ने ही प्रश्न खड़ा किया था कि भाई, अगर लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो क्या करोगे। और मतलब पूरा सवाल जो है वो सीधे अंदर चला गया दिमाग में, आज तक उसको वो निकला ही नहीं बाहर। तो ये सवाल मैंने सबके बीच में उठाया, और मुझे सेटिस्फैक्टरी पूरा उत्तर वो अन्ना हजारे टीम और वो अरविंद केजरीवाल जी वगैरह थे उनसे नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने उनसे ही पूछा कि भाई ये कानून कैसे है, कि मतलब आप क्या समाधान बताते हैं। तो उन्होंने कहा राइट टू रिकॉल लोकपाल, लोकपाल के ऊपर राइट टू रिकॉल यानी वोट वापसी आनी चाहिए। तो वहां से बात समझ में आई। फिर ये कानूनों को जितना अध्ययन हुआ, फिर वो थोड़ा बहुत अध्ययन किया, थोड़ा बहुत समझा, प्रचार किया, प्रचार में धीरे धीरे समय के साथ में आगे चलते गए, तो ये चल रहा है। अच्छा सर, अभी इसके पहले आपने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था। हाँ। तो क्या रिस्पांस रहा, क्या अनुभव रहे आपके? आई थिंक आपका ये पहला चुनाव था जो आपने लड़ा था, तो अपने पहले चुनाव के बारे में बता दीजिए। लोग मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं सुनता हूँ लोगों के मुंह से, और लोग चोर हैं, भ्रष्ट हैं, पैसा दे के वोट देते हैं, ऐसा है वैसा है। अब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आता। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस गलत हो, लिमिटेड एक्सपीरियंस हो। पब्लिक पैसा लेके वोट देती है, मेरे हिसाब से तो सारे पैसे जो है इन्हीं के कार्यकर्ता खा जाते हैं। कैश का पैसा जो है ना, ये सरकारी स्कीम के जैसे चलता है। जैसे सरकारी स्कीम ऊपर से आती है, बीच में छन जाता है पूरा, 90% 10% मिला तो मिला, लेट लटक के वो मिलते रहते हैं, जैसे योजनाओं में मिलते रहते हैं ना, विधवा योजना और महिला योजना और ये सारी चलते रहते हैं योजना, वो मिलता रहता है 10%। चुनाव आया तो थोड़ा बढ़ के मिल गया, बाद में फिर वापस से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये उसी तरह है। ये ऊपर से ऐसा नहीं, इलेक्शन के टाइम पे खर्चा करते हैं लोग, पैसा आता है, वो पैसा जो है वो पब्लिक तक, लोग बोलते हैं पब्लिक तक पहुंचता है, और फिर पब्लिक जिसे कहती है पैसा खा के वोट देती है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, एक तथाकथित हिंदूवादी पार्टी, उसका एक वो पार्टी कितना पैसा देगी एक कट्टर मुसलमान को कि भाई इसके नेता को वोट देके जिता दो। सही बात। नोटा वाले को क्या पैसा मिलता होगा वोट देने का? हाँ, राइट, सही बात। और अब अगर आप देखेंगे ना, धीरे धीरे नोटा का प्रपोर्शन बढ़ते जा रहा है। हाँ, बिना प्रचार के नोटा को ज्यादा वोट मिलने लगे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि कहाँ गया पैसा उनका? ये एक्चुअल में क्या है ना, ये जितने चोर नेता है ना वो सारे करते क्या है, वो बेसिकली उनको पता है उनके ज्यादातर पैसा उनके कार्यकर्ता खा गए। साड़ी, कपड़ा, खाना, पार्टी, दवाई, दारू, ये शायद पहुंच जाता होगा, मुझे नहीं पता, मैं करता नहीं, मैंने देखा नहीं, और मैं 10 बजे का प्रचार करता नहीं। घर आके सो जाता, फर्क नहीं पड़ता। तो अभी क्या होता है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजों का कार्यक्रम बाद में चलता है, वो चलता होगा। अब इसमें जो पैसा आता है मेरे समझ से तो बीच में ही सारा गायब हो जाता है। मुश्किल से थोड़ा बहुत पार्टी उर्टी में खर्चा हुआ तो हुआ, तो ज्यादातर पैसा तो पहुंचता है। अब
ये जो लोग कहते हैं कि ये पैसा आया और ये पैसा लोगों को मिला, ये मैंने लोगों से पर्सनली प्रचार के समय पूछा, तो वो मुझे बोलते हैं कि हमारे तक तो नहीं पहुंचता, आता है ऑफिस में, आता है। हाँ, हमारे तक पहुंचता नहीं। कॉन्फिडेंशियल वोटिंग सिस्टम में आप जब वोट डाल रहे हो, कोई नहीं देख रहा है, तो पैसा लेने के बाद भी लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहला बोला कि आप उनको दो ही ऑप्शन देते हो, और वो दोनों ऑप्शन अगर भ्रष्ट है, दोनों ही ऑप्शन अगर भ्रष्ट है, और अगर वो दोनों ऑप्शन में से किसी को भी आप वोट दे रहे हो, तो आप भी भ्रष्ट हो गए। तो आपको तो भ्रष्ट मेन स्ट्रीम मीडिया ने बनाया ना, मतलब उसने बोला ही कि दो ऑप्शन है, वो एक छोटा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा है। मीडिया के खिलाफ आपका बड़ा है? नहीं, मीडिया के खिलाफ इसमें कुछ नहीं है। अब कैसा है कि वो मतलब वो काम ही उसीलिए करते हैं, काम ही हो गया दूसरा काम ही नहीं है ना उनका काम ही यही होता है कि लोगों को ऑप्शनलेस बना दो। उनको बोलो भाई देखो, किसी और को वोट देना तो यार तुम तो बेवकूफ हो, वोट फालतू डाल के चले आए। बस तुम ऐसे को वोट दो ना जिससे तुम्हारा कोई पार्टी जीते। तुमने जीतने वाले को वोट नहीं दिया, तुम बाजीगर नहीं हो। बाजीगर तो वो जो उसको वोट दे जो जीते। अपना वोट खराब क्यों करना? वोट क्यों खराब करना ये बीमारी उनके बीच में उनको डाल देते हैं। तुम तो यार ऐसे को वोट डाल के चले आए। तो फिर वो सामने वाला सोचता है यार ये अच्छा है, इसका सब कुछ बढ़िया है, ये आना चाहिए, इंडिपेंडेंट है, छोटे गए कैंडिडेट है, वो लड़ते हैं, वो अच्छा है। ये सारी चीजें होती है, लेकिन वो जीतेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पब्लिक उसको वोट नहीं देगी। और क्यों नहीं देगी? क्योंकि उनको पता है कि ये लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है, कैंडिडेट को 12 दिन पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो सिंबल देता है। 12 दिन में बोलेगा जाओ 20 लाख लोग को बता के आओ बिना मीडिया के। तो संभव ही नहीं है। तो फिर जीतोगे कहां से? तो अब इसका इलाज है प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, कि एक वोटर 3 वोट दे सके। अच्छा, हाँ। और मतलब पहला ये, दूसरा, तीसरा, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा कुछ नहीं, तीनों को दे सके, 3 अलग अलग लोगों को दे सके। हाँ। तो इस पर आएंगे, अभी क्या वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है सर, अभी आप एकदम अलग किसी कानून की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी अलग है, तो क्या कभी आपके पास ऐसे ऑफर नहीं पहुंचे कि यार उपाध्याय जी क्या कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आपको ये टिकट दे देंगे, आपको नगर सेवकी बना देंगे, आप जीत भी जाएंगे? ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा कभी हुआ नहीं? क्यों फोकट में अपने आप को बड़ा बनाना, ऐसा कोई नहीं। अच्छा। तो दोस्तों, हम लोग ये चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में हम लोग और भी कुछ नए कानूनों के बारे में नई जानकारी अमित उपाध्याय जी से हासिल करेंगे। आप देखते रहिएगा अनकही विथ राजेश का स्पेशल एपिसोड, इलेक्शन स्पेशल। धन्यवाद।